आखिर क्यों बिकरू कांड का जिन्न हर बार बोतल से बाहर आ जाता है। बिकरू कांड सरकार के लिए बड़ी फांस बनती जा रही है और जिस तरीके से सरकार और उनके मातहत के लगातार ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार पशुपेश में है, परेशानी में है। आने वाले दिनों में भी परेशानी साफ तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र का और अनंत देव, इसके साथ में सब उत्तर प्रदेश के सबसे दागदार डीजीपी एके जैन के बीच ऑडियो एक बार फिर वायरल हुआ है। अभी सरकार ने स्मृति दिवस मनाया है। तमाम शहीदों को, जिसमें खास तौर पर शहीद देवेंद्र मिश्रा के परिवार को बाकायदा सम्मानित किया गया। उन सभी पुलिसकर्मियों को अलग तरीके से सम्मान दिया गया जो कहीं ना कहीं पुलिस की सेवा में शहादत को प्राप्त कर लिए या वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस महकमे में अधिकारी हैं और अधिकारियों के बीच में जो एक सिंडिकेट वर्कआउट कर रहा है, जो एक सिंडिकेट काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पर निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ताजे ऑडियो में सीधे तौर पर जिस तरीके से चर्चा हुई है, वो चर्चा हुई है अनंत देव तिवारी, जो फिलहाल डीआईजी पद पर पदस्थ हैं, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश के सबसे दागदार डीजीपी एके जैन के बारे में। एके जैन के बारे में ये कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एके जैन साहब डीजीपी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और उस समय गुंडों का कुछ बलवा का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें सीधे तौर पर यह था कि कुछ ज़मीन कब्जा और इसके साथ मारपीट और तमाम अन्य किस्म के अपराध, यानी संगीन अपराध जिन अपराधियों ने किए थे, उनके पक्ष में एके जैन साहब ने रिपोर्ट लगा दी थी। तमाम उस समय स्टोरीज भी अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चली थी, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि डीजीपी बिकता है। इसके अलावा डीजीपी गुंडों के साथ चले गए। इन हेडलाइंस के साथ खबर छपी थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे सूबे की कानून व्यवस्था निर्भर करती है, वही अगर गुंडों को अपने मातहत बना ले और उन गुंडों के सपोर्ट में खड़ा हो जाए, कंधे से कंधा मिला के चलने लगे, कदम ताल करता हुआ दिखाई दे, तो ये निश्चित तौर पर एक परेशानी का सबब है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की जिस तरीके से शहादत हुई, और उसके पहले विकास दुबे जिस तरीके से पुलिस थाने के भीतर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को सरेआम गोली मारता है और सुरक्षित बच के निकल जाता है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पुलिस महकमे में जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट के तौर पे वर्कआउट कर रहे हैं। ताज़े ऑडियो में जिस तरीके का मामला दिख रहा है, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि एके जैन और अनंत देव ये निश्चित तौर पर एक दूसरे से बड़े क्लोज रहे हैं, और उसके बावजूद अनंत देव तिवारी के ऊपर किसी भी तरीके से सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इनके ऊपर करोड़ों के लेन देन के कई मामले और भी लंबित हैं। अकूत संपत्ति के मालिक हैं साहब, इस वजह से बचे हुए हैं कि या तो इनका सिंडिकेट ऊपर से लेकर नीचे तक काम कर रहा है, या सरकार में इनकी पैरवी अच्छे ढंग से हो रही है। कारण साफ है कि ये उस समय तत्कालीन बिकरू कांड से पहले, जब विकास दुबे शुरुआती दिनों में जब नवोदित अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में पैर रख रहा था, कदम रख रहा था, तो उस दरमियान अनंत देव तिवारी जो थे वो एसएसपी कानपुर हुआ करते थे, और उस दरमियान ही विकास दुबे थाने में एक नेता की हत्या करता है, और हत्या करने के साथ सुरक्षित बाहर निकल जाता है, कोई गवाह नहीं मिलता है, और एसएसपी महोदय उस दरमियान भी विकास दुबे को बचा ले जाते हैं, धनुगाही कर लेते हैं, अकूत संपत्ति के मालिक हो गए। उसके बावजूद सरकार में उनकी पैठ इतनी तगड़ी रही कि ना ही उनकी शिकायत हुई और ना ही किसी भी तरीके की उन पर कार्रवाई का डंडा चला। रही बात प्रमोशन की और ट्रांसफ़र की, तो उनका प्रमोशन किया गया और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हुए, एसटीएफ में आए। निश्चित तौर पर अब वो डीआईजी पद पर पदस्थ हैं, और उसके बावजूद उनका सीधा नाम देवेंद्र मिश्र, शहीद देवेंद्र मिश्र अपने ऑडियो में ले रहे हैं, और सीधे तौर पर उनके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि एसएसपी साहब से कई बार शिकायत भी की गई। एसएसपी साहब से कई बार मैंने खुद बोला कि विकास दुबे के ऊपर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, उसके बावजूद एसएसपी साहब कोई कार्रवाई नहीं करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि शहीद देवेंद्र मिश्र एक अदने से कांस्टेबल से सीओ तक का लंबा सफ़र तय किए थे, और उनके ऊपर उनकी बिल्कुल बेदाग छवि को लेकर के, उनके कड़क
कड़कपन को लेकर के उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक निचले स्तर पे सिपाही अच्छे ढंग का काम करता है और वो सीओ रैंक के अधिकारी तक जाता है, और ऊपर बैठे अधिकारी यानी आईपीएस जो हैं, जो कि कहीं ना कहीं नीति निर्माता होते हैं, निर्धारित करते हैं कि कौन से अपराधी को हिस्ट्री शीटर और कौन से अपराधी का क्या व्यवस्था देखनी है, किस तरीके से उसको शिक्षों के पीछे लाना है, उसको लेकर के सीधे तौर पर कहीं ना कहीं व्यग्रता होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अनंत देव के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, या जब भी जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस तरीके की कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था, कानून का इकबाल कायम करने के लिए लगातार दावे कर रही है, लेकिन बिकरू कांड का जिन्न बोतल में जाने को राजी ही नहीं हो रहा है। कारण साफ है, क्योंकि बिकरू कांड एक एग्जाम्पल हो गया है, एक नज़ीर हो गया है सरकार के लिए। इसके इतर भी कई प्रकार के ऐसे मामले हैं जिसमें सीधे तौर पर सरकार के ऊपर या उनके नेताओं के ऊपर या उनके अधिकारियों के ऊपर सीधे तौर पर फांस होती है। आपको हाथरस की घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें तत्कालीन यानी इस समय जो एडीजी एलओ हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि महिला के साथ स्पर्म नहीं मिले हैं, बलात्कार नहीं हुआ, जबकि मैनुअल बदल चुका है। कोर्ट ने भी उनको आड़े हाथों लिया, उनके ऊपर नजरें तरीरी और सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके से एडीजी एलओ को ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए। यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किस लेवल पे वर्कआउट कर रही है, किस तरीके का काम कर रही है। महिला सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति की बात की जाती है कि एक नया दस्ता तैयार किया जाता है। जब सरकार में योगी आदित्यनाथ आते हैं 19 मार्च 2017 में, तो उन्होंने एक नया दस्ता रोमियो स्क्वाड बनाया था। उसके बाद 1090 को सशक्त करने की बात कही गई थी। आखिर कहाँ है वो? ये सारे के सारे रेत के टीले ही बन के सामने आए। ऐसा कुछ होता हुआ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अगर आप अखबार उठाइए या खबरें चलाइए, टीवी देखिए, तो निश्चित तौर पर आपको हर जगह बलवा, बलात्कार, लूट की घटना, चेन स्नैचिंग, हत्या, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो आपको दिख जाएंगी। अगर कानून का राज ही कायम करना था योगी आदित्यनाथ को या फिर सरकार को, तो सरकार को अच्छे ढंग के पुलिस के मुखिया या फिर यूं कहें कि सरकार में जो नीति निर्माता लोग हैं उनको अच्छे तरीके से बिठाना चाहिए। और जिस तरीके से महाभारत में संजय जो थे वो पूरी महाभारत की कथा ग्लोब पे बैठ के दिखाया करते थे और खुद मौजूद रहते थे, सामने मौजूद रहते थे, धृतराष्ट्र को पूरी कहानी बताते थे। मुझे लगता है कि धृतराष्ट्र रूपी सरकार योगी आदित्यनाथ की जो चल रही है उस पर अब एक संजय की आवश्यकता है, जो कि ये बताए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दंगा, फसाद, लूट, हत्या, बलात्कार, ये तमाम ऐसी घटनाएं किस तरीके से हो रही हैं। देवेंद्र मिश्रा या बिकरू कांड वो तो एक महज एक उदाहरण हो गया है, क्योंकि हमेशा जब भी सरकार कुछ नए नीतियां बनानी चाहती है, नए तरीके के सामने पेशगोई करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना है या फिर 75 जिले जो हैं सूबे में एक कानून का इकबाल कायम करना है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नया ऑडियो, एक नया कांड सामने आ जाता है जो सीधे तौर पर बताने लगता है कि उत्तर प्रदेश की असल हकीकत क्या है। अब आपको मैं ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के भीतर ही बलिया में एक नेता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उन्होंने एक व्यक्ति को गोली मार दी, एक दलित को गोली मार दिया। उसके बाद वहां के विधायक, बैरिया से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, वो सीधे तौर पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद उस विधायक को सीधे ये कहते हैं कि हम अपनी जाति के हैं, हम अपनी जाति को लेकर के कहीं ना कहीं समर्पित रहेंगे और काम करते रहेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा मामला आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में देखने को मिला है। यानी आप गौर करिए, बिकरू कांड, बलिया कांड, हाथरस कांड, हर कांड पे पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा फंसती हुई नजर आ रही है और सरकार जो है वो कानून का इकबाल कायम करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रही है। तो ये निश्चित तौर पर साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार जो है उसमें जो मातहत अधिकारी हैं वो अच्छे ढंग से निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, या जो दागी अधिकारी हैं उनमें सरकार का भय नहीं है। साफ तौर पर द यूपी खबर इस मसले को पुरजोर तरीके से उठा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज, कानून का इकबाल, कानून व्यवस्था कायम करने की बात कही गई थी और उस दावे पर सरकार आई थी। यानी 14 साल का वनवास काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी, तो महज इस वजह से क्योंकि महंगाई कम होगी, जनता को बुनियादी ढांचे को दुरुस्त तरीके का सुविधा मिलेगा और इसके साथ में कानून व्यवस्था इस लेवल पे हो जाएगी कि सरकार के साथ जो भी व्यक्ति हैं उनको रामराज्य का एहसास होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पायदान पे परचम लहरा रहा है महिला उत्पीड़न, महिला अपराध के नाम पर। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आधी आबादी को पूरी ताकत देने के लिए योगी आदित्यनाथ से लगाए तमाम इन सरकारों ने वर्कआउट किया, काम किया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। महिलाएं तब भी प्रताड़ना का शिकार होती थीं, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती थीं, उनकी बात कोई नहीं सुनता था। थाने या दफ्तरों में जाती थीं तो उनको एड़ियाँ घिसनी पड़ती थीं, जूते घिसने पड़ते थे, तब किसी के कान पर जू रेंगता था, उनके एफआईआर लिखे जाते थे। अभी भी कहीं ना कहीं वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला उत्पीड़न, देवेंद्र मिश्रा बिकरू कांड के जो हैं उनका वो जो ऑडियो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनंत देव तिवारी का ऑडियो जो तत्कालीन एसएसपी थे, अभी डीआईजी पद पर पदस्थ हैं, ये तमाम ऐसे ऑडियो इस बात को दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून की यथास्थिति क्या है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।